नमस्कार बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है टू हेल्प वुमेन हिट बाय वायलेंस सेंटर प्लान्स वन स्टॉप सेंटर इन 9 कंट्रीज। तो यहाँ पर न्यूज़ आया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको याद रखना है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिल करके 9 ऐसे देश हैं वहां पर वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रहे हैं। ये जो वन स्टॉप सेंटर है उनको खोलने का मकसद ये है कि वहां पर जो भी भारतीय महिलाएं रह रही हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, वायलेंस होता है, तो यहाँ पर ये जो वन स्टॉप सेंटर है ये उनकी मदद करेगा, उन्हें वापस लाने में सहायता करेगा। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा मिल करके ये वन स्टॉप सेंटर फॉरेन कंट्रीज में खोले जा रहे हैं। तो सबसे पहला मिनिस्ट्री का नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिल करके ये वन स्टॉप सेंटर्स को खोलने वाला है और उसे चलाने वाला है। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इन देशों की पहचान की गई है और यहाँ पर इन देशों को आइडेंटिफाई करने का जो फॉर्मूला है वो है पॉपुलेशन, यानी कि भारतीय प्रवासी की आबादी जहाँ पर भी ज़्यादा है उन देशों में सबसे पहले ये वन स्टॉप सेंटर को खोला जाएगा। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इन देशों की पहचान की जाएगी पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि जो भारतीय प्रवासी हैं उनकी आबादी के आधार पर उनका पहचान किया जाएगा। और बाद में WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप मिनिस्ट्री के द्वारा अपने फंड पर इन वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी और उनको रन किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले वो 10 देश उनका जो है पहचान कर लिया गया है। और वे 10 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE एंड सऊदी अरेबिया। यानी कि ये पहले 10 देश हैं जहां पर वन स्टॉप सेंटर का स्थापना किया जाएगा। यहां पर आपको याद रखना है कि 10 देशों का पहचान किया गया है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 9 कंट्रीज में ही यहां पर कहा जा रहा है कि वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, आपसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। और न्यूज़ है गवर्नमेंट नोट टू हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नर के द्वारा, जिनका नाम है SN आर्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, यहाँ पर आप गवर्नर का नाम जरूर याद रखेंगे। और हरियाणा के गवर्नर का नाम है SN आर्या। उनके द्वारा जो हरियाणा सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, उसे स्वीकार कर लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है। और उसके बाद ये एक्ट अब उस स्टेट में लागू हो जाएगा। तो आपको 2-3 बातें यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले कि वो कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया। और दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि हरियाणा के गवर्नर कौन है जिन्होंने इस एक्ट को यहाँ पर अभी मंजूरी दी है, और उनका नाम है SN आर्या। यहाँ पर ये एक्ट जिसका नाम है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू रिकवरी एक्ट, ये कहता है कि अगर किसी भी प्रोटेस्टर के द्वारा अगर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है, जैसे लोगों के जो दुकानें हैं, वेंडर्स के कार्ट्स हैं, हाउसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, व्हीकल हैं, बसेस हैं, अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाता है अपने प्रोटेस्ट के दौरान, तो यहाँ पर ये एक्ट सरकार को ये पावर देता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वे उनसे हुए नुकसान का वसूली कर सकें। तो यहाँ पर ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार आपको दिया गया है, फंडामेंटल राइट है ये। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा पब्लिक का डिबेट बना हुआ है ये एक्ट, और इसीलिए आपको इसको याद रखना है कि किस स्टेट के द्वारा इस एक्ट को लाया गया है। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ है आयुष मिनिस्ट्री टू लॉन्च पोर्टल टू डॉक्यूमेंट अल्टरनेट थेरेपी आउटकम। तो यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री की चर्चा की जा रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें
अल्टरनेट थेरेपी। यहाँ पर अल्टरनेट थेरेपी का मतलब है कि अगर किसी का इलाज आयुर्वेद के द्वारा किया जा रहा है, यूनानी पद्धति से किया जा रहा है, या फिर किसी और दूसरे अल्टरनेट इलाज करने के पद्धति से उसको अगर ठीक किया गया हो और उसमें आगे चल करके रिसर्च किया जा रहा है, तो उन सभी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किरण रिजिजू के द्वारा आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी, जिसे हम शॉर्ट में ACCR कहते हैं, याद रखिएगा ACCR, जिसका फुल फॉर्म है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल को यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय, और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से 2 पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू के द्वारा। तो पहला पोर्टल है आपका ACCR यानी कि आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी, और दूसरा है थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप। तो जैसा कि मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसे हम आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंधी, सोवा रिगपा और होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में हम आयुष कहते हैं, उसके द्वारा इन पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो भी क्लिनिकल आउटकम होंगे इन अल्टरनेटिव थेरेपी के, उनको यहाँ पर दर्शाया जाएगा, और वहाँ पर जो भी फर्दर रिसर्च और एनालिसिस हो रहे हैं उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये पोर्टल जो है, ये जो अल्टरनेटिव थेरेपी हैं, जिसमें आयुर्वेद है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिजीज के इलाज होंगे, जो भी यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा इन अल्टरनेटिव थेरेपी पे, उन सभी की जानकारी आपको इस पोर्टल में दी जाएगी, उसे अपडेट किया जाता रहेगा। तो याद रखिएगा इन पोर्टल का नाम। आइए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं, और न्यूज है असम अपॉइंट्स गार्डियन मिनिस्टर्स फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, असम की राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर गार्डियन मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ये गार्डियन मिनिस्टर क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर असम की सरकार में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, लगभग 13 मिनिस्टर हैं यहाँ पर, उन सभी को 2 या 3 जिले अलॉट किए जाएंगे, और ये जो मिनिस्टर्स होंगे इनका पहला काम होगा कि वे सुपरवाइज करेंगे कि जो भी यहाँ पर सरकार के योजनाएं चल रही हैं वो सही तरीके से वहाँ पर लागू हो रहे हैं कि नहीं। यानी कि वो एक तरीके से यहाँ पर गार्जियन की तरह काम करेंगे और ये देखेंगे कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुँच रहा है कि नहीं, और जो भारत सरकार और असम सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही हैं कि नहीं। यानी कि इन मिनिस्टर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि योजनाओं को सही तरीके से वहां पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहले कि कौन सा वो स्टेट है जिसके द्वारा गार्डियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है असम सरकार के द्वारा, और इसके बाद आपको याद होगा कि असम सरकार में अभी अभी तुरंत नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जरूर इसे ध्यान में रखेंगे। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं, और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है इथोपिया टाइग्रे एट सीरियस रिस्क ऑफ फेमाइन वार्न्स यूएन ऑफिशियल। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स के द्वारा ये बात कहा गया है कि इथोपिया का एक हिस्सा जिसे हम टाइग्रे के नाम से जानते हैं, वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पर बहुत दिनों से लड़ाई हो रही है, और वहाँ पर जो है एक तरीके से भूखमरी और अकाल के जो हैं लक्षण दिखाई देने लगे हैं। और यहाँ पर कहा गया है यूएन के द्वारा कि जल्द से जल्द हमें इस रीजन में लड़ाई को बंद करवाना होगा, ह्यूमैनिटेरियन ऐड भेजना होगा, जिससे कि वहाँ के लोगों को भूखमरी और अकाल से बचाया जा सके। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा देश है जिसके रीजन की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ मानचित्र से। ये है इथोपिया, जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा, और यहाँ पर उसका जो है एक क्षेत्र जिसे हम टाइग्रे के नाम से जानते हैं, वहाँ पर नवंबर 2020 से ही लड़ाई शुरू है, और यहाँ पर इसके कारण हजारों लोग मारे भी गए हैं, और अभी अभी जो है यूएन के द्वारा ये कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो है अकाल की भी संभावना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इथोपिया के बारे में, और यहाँ पर इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है अबी अहमद, और उन्हीं के द्वारा नवंबर 2020 में मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया गया था, और तब से यहाँ पर लड़ाई चल रही है। और अभी
ये इस क्षेत्र की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, बहुत दिनों से यह चर्चा में है। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा देश है और वो कौन सा रीजन है जहां पर अकाल की संभावना के बारे में यूएन ने कहा है। आइए एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं, और न्यूज है डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर्स 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अध्यक्षता किया गया है वर्चुअल मोड में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो है 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था, जिसे कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है ये अपने आप में। और यहाँ पर आपको मंत्री का नाम याद रखना है और वो किस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं ये भी याद रखना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये 74th नंबर। और यहाँ पर इस मीटिंग में यह कहा गया है सभी लोगों के द्वारा कि दुनिया के देशों को जो कोविड-19 के वैक्सीन है वो इक्वली बांटे जाएं, और यहाँ पर WHO का जो कोवैक्स फैसिलिटी है, जो स्कीम है, उसकी भी चर्चा की गई। और उसके द्वारा जो गरीब देश हैं या फिर ऐसे देश जिनके पास खुद का वैक्सीन नहीं है, वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाने का जो है बात कहा गया है। आइए अब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है कि IIT गुवाहाटी टीम डेवलप्स ए स्मार्ट विंडो मटेरियल्स फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उस टेक्नोलॉजी का नाम जिसे हम कह रहे हैं ए स्मार्ट विंडो मटेरियल्स फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पर IIT गुवाहाटी की टीम के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में इस न्यूज़ को। यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर देवव्रत सिकदर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उनके एक साथी जिनका नाम है आशीष कुमार चौधरी, दोनों जो है IIT गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं। और उनके द्वारा जो है ये स्मार्ट विंडो मटेरियल को डेवलप किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि स्मार्ट विंडो मटेरियल डैट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये खोज। और आप सभी जानते होंगे कि सच स्मार्ट विंडो मटेरियल वुड हेल्प डेवलपिंग एफिशिएंट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इन बिल्डिंग्स। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि उनके द्वारा ये जो रिसर्च किया गया है, जो खोज की गई है, उसे बहुत ही जल्द जर्नल सोलर एनर्जी मटेरियल एंड सोलर सेल में जो है प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है, जिसे हम कह रहे हैं स्मार्ट विंडो मटेरियल फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग्स। और यहाँ पर IIT गुवाहाटी के द्वारा जो है ये खोज किया गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। आइए अब कुछ अवार्ड्स की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है नोबल लिटरेट अमर्त्य सेन कॉन्फर्ड विथ स्पेन टॉप अवार्ड इन सोशल साइंस। तो यहाँ पर स्पेन के द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन, उन्हें सोशल साइंस में स्पेन का टॉप अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी जानते हैं। अमर्त्य सेन का नाम, नोबल पुरस्कार उनके द्वारा जीता गया है। और यहाँ पर स्पेन के द्वारा, ये याद रखिएगा कि स्पेन के द्वारा प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस ये अवार्ड जो है, जो कि सोशल साइंस कैटेगरी में दिया गया है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो एक अर्थशास्त्री हैं और उन्हें जो है यहाँ पर सोशल साइंस कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। कहीं अगर आपको ऑप्शन में इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस दे दिया तो बहुत सारे लोग जिनको ये याद नहीं होगा कि उन्हें सोशल साइंस में अवार्ड दिया गया है, तो वो अर्थशास्त्र मार करके चले जाएंगे वहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उन्हें जो ये अवार्ड मिला है वो इस बार सोशल साइंस कैटेगरी में मिला है, और अवार्ड का नाम है प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस और देश का नाम है स्पेन। यहाँ पर एक प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो कि अभी 87 साल के हैं, उन्हें जो है 20 देशों के 41 कैंडिडेट में से चुन करके ये अवार्ड दिया गया है, जो कि सोशल साइंस कैटेगरी में है। यहाँ पर यह भी जानकारी दिया गया है कि इस पुरस्कार में जो है एक जॉन मीरो की मूर्ति दी जाती है। इसके साथ साथ
यहाँ पर जो कैश प्राइस है वो है 50,000 यूरो का। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस दिया जाता है उसमें जो कैश प्राइस है वो कितना है, 50,000 यूरो का है। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है जिसे हम बोल रहे हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, उसमें कितना जो है कैश प्राइस दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ये कैश प्राइस है आपका 50,000 यूरोस। आइए अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है, सेबी टू इम्पैनल ऑडिटर्स टू कंडक्ट फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर जिसका नाम है सेबी, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा एक पैनल बनाने की घोषणा की है जो कि ऑडिटर्स की होगी। और यहाँ पर जो है सेबी के द्वारा यह कहा गया है कि वो जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उन सभी का फॉरेंसिक ऑडिट कराने वाला है, ताकि उनके द्वारा जो फ्रॉड किया जा रहा है कंपनी के स्टेटमेंट में उनकी यहाँ पर जांच हो सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये बात किसने कही है, तो सेबी ने कही है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के द्वारा जो धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं उन सभी की जांच करने के लिए सेबी के द्वारा ये ऑडिटर्स का एक टीम बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन रिसेंट मंथ सेबी हैज ऑर्डर फोरेंसिक ऑडिट ऑफ सर्टेन कंपनीज। और यहाँ पर सेबी के द्वारा एक एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिनके द्वारा सेबी जो है इन कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराएगा, यानी कि इन कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ में, तो याद रखेंगे इस न्यूज़ को भी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है बैंक एनपीए लाइकली ड्रॉप्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21। और ये किसने कहा है, तो केयर ने कहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके बैंक के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है केयर, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसका फुल फॉर्म। तो केयर के द्वारा यह बात कही गई है कि जो बैंकों का एनपीए है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनमें जो है कमी आ सकती है फाइनेंशियल ईयर 21 में। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 का है, वहां पर जो है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनमें कमी आ सकती है। और आपको याद रखना है कि यह बात किसके द्वारा कहा गया है, तो केयर के द्वारा कहा गया है। यहां पर इस बात को कहा गया है केयर के द्वारा कि जो फाइनेंशियल ईयर 20 था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो आपका एनपीए था वो लगभग 8.9 लाख करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में घट करके 7 लाख करोड़ हो सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये घटता है तो हमारे जो बैंकों की हालत है वो भी यहाँ पर सुधरेगा। तो हाल के दिनों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बैंकों का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और यहाँ पर ये न्यूज़ कि अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट सकते हैं, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंकों का, तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। आप इसको याद रखेंगे कि केयर ने आखिर में कौन सी बात कही है। तो यहाँ पर 8.9 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो एनपीए था वो हो सकता है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 7.9 लाख करोड़ का हो जाए। आप सभी को पता है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो भी हमारे देश में टोटल एनपीए है, वो उनका 80% जो है कम से कम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटेड फॉर मोर देन 80% ऑफ बैंक एनपीए टिल फाइनेंशियल ईयर 19। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो टोटल एनपीए था हमारे देश में बैंकों का, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, दोनों का मिला करके उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा था, लगभग 80% तक का जो एनपीए था वो इन पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जो है बनाया जा रहा था। इनका हिस्सा सबसे ज़्यादा था। यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो एनपीए है वो टोटल एनपीए का सिर्फ 20% था, 80% जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों का था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बाद से ये जो एनपीए है पब्लिक सेक्टर बैंकों का, उसमें जो है गिरावट देखने को आपको मिली है। तो बहुत बड़ी बात है ये कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो है एनपीए में कमी देखने को मिल रहा है।
तो याद रखेंगे कि ये जो बात है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो केयर के द्वारा। और जो भी यहाँ पर संभावनाएं बताई गई हैं उनको आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को तो जरूर याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटेड फॉर द मोर देन 80% ऑफ बैंक एनपीए टिल फाइनेंशियल ईयर 2019-20। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। और यहां पर एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है IWF जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, अचिंता शिवली विंस सिल्वर क्रिएट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहाँ पर ये न्यूज आ रहा है IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से। और यहाँ पर कहा गया है कि भारत के अचिंता शिवली के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है 73 केजी बॉडी वेट कैटेगरी में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है ताशकंद में हो रहा है, क्योंकि आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये जो टूर्नामेंट है वो किस देश में हो रहे हैं या फिर किस सिटी में हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हो रहा है और यहीं पर भारत के अचिंता शिवली के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है और यहाँ पर उनके द्वारा नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया गया है। यहाँ पर इस न्यूज में कहा गया है कि शिवली क्रिएट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 141 केजी इन स्नैच। ये जो रिकॉर्ड है वो पहले एन अजीत के नाम पर था जिसे उन्होंने तोड़ा है और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर दूसरा जो रिकॉर्ड बनाया गया उनके द्वारा वो 172 केजी इन क्लीन एंड जर्क में बनाया गया है, जो कि इससे पहले उन्हीं के नाम पर था और वो था 170 केजी जो उन्होंने 2019 में बनाया था एशियन जूनियर चैंपियनशिप पेंगोंग में। और यहाँ पर जो तीसरा रिकॉर्ड बनाया गया वो है 313 केजी इन टोटल, जो कि पुराना जो रिकॉर्ड था वो 310 केजी था और वो अजीत 2020 में उन्होंने नेशनल चैंपियंस कोलकाता में बनाया था, उसे यहाँ पर तोड़ करके शिवली के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तीन तीन नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया है और इसीलिए आपको याद रखना है इनका नाम और इनके द्वारा जीता गया पदक का नाम। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका नाम है अचिंता शिवली और उनके द्वारा जो है IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता गया है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने तीन तीन नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको नोट्स दिया है मेजर पासेस इन इंडिया का, यानी कि भारत के प्रमुख दर्रे का। आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं उन सभी का मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दे दिया है। जरूर आप इसके नोट्स बना लेंगे, इनको याद कर लेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया के मेजर पासेस हैं उनको यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे काराकोरम पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उसे बार बार पूछा गया है। जोजिला पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, पीर पंजाल हो, बनिहाल पास हो या फिर बुजला पास हो, इन सभी को जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इन सारे के सारे पासेस को। आइए अब आज के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स पर आधारित हैं और आपको जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वन स्टॉप सेंटर टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस विल बी स्टार्टेड इन हाउ मेनी कंट्रीज। और आपके ऑप्शन हैं 10, 9, 15 एंड 20। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वन स्टॉप सेंटर इज बीइंग स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। और यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरा है होम मिनिस्ट्री और चौथा है बोथ ए एंड बी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, SN आर्या इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट हैज अपॉइंट अ गार्डियन मिनिस्टर फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। और आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन वर्चुअल मोड। यानी कि आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था जिसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा चेयर किया गया। और आपके ऑप्शन है 73rd, 74th, 80 और 70th। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 है,
IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इज हेल्ड इन विच सिटी? और आपके ऑप्शन हैं बीजिंग, जकार्ता, ताशकंद और डी है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर सेन हैज बीन गिवन द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड बाय विच कंट्री? और यहां पर आपके ऑप्शन है स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड? और यहां पर आपके ऑप्शन है 15,000 यूरो, दूसरा है 10,000 यूरोज, तीसरा है 25,000 यूरोज और चौथा है 5,000 यूरोज। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन एनपीए ऑफ बैंक टिल फाइनेंशियल ईयर 2019? और आपके ऑप्शन है 90%, 85%, 80% और 75%। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन विच स्टेट इज द लिपुलेख पास लोकेटेड? यानी कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 10 में 10 का स्कोर करेंगे। तो अपने ऑप्शन जरूर यहाँ पर कमेंट करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये अंक पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।